कंपनियां ऑनलाइन करती हैं और अच्छी सेल हो रही है और अच्छे नाम भी हैं, उनमें अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। ये नहीं कि आई थिंक वो ज़्यादा मायने रखती है देन दोज हु आर सेलिंग इट इन लूज एंड वी आर नॉट श्योर कि व्हाट ही इज सेलिंग। गार्डन में वर्कर प्लग करता है, उस समय से ही पत्ती जब पौधे से निकल आती है, उससे निकालने के बाद ही उसमें एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद उस चाय पत्ती को फैक्ट्री में लाया जाता है। एक प्रोसेस कही जाती है विदरिंग, जिसमें हम जो उसमें मॉइस्चर रहेगा, जो करीब 70% मॉइस्चर उसमें रहता है, तो 60 से 70% मॉइस्चर को हम हटाने की कोशिश करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। वो उसके लिए मैं बताऊंगा कि चाय अलग अलग मौसम में अलग अलग नाम दिए गए हैं, फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश, रेंस फ्लश और ऑटम फ्लश। तो उस वेदर के हिसाब से उसमें मॉइस्चर परसेंटेज होता है और उसका फ्लेवर डेवलप करने के लिए उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट जो है वो उसको विदरिंग किया जाता है, जो करीब 12 से 14 घंटा उस पर रखा जाता है। टब्स में हवा उसमें दी जाती है जिससे सरफेस मॉइस्चर उड़ जाए। उसी तरीके से उसमें अगर रेनी सीजन है, नहीं हो पा रहा है तैयार विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो हम लोग उसमें हॉट एयर भी देते हैं जिसमें कोयला जलाया जाता है। कोयले की जगह अभी ऑफ लेट हम लोग गैस में आए हैं और हो सकता है सोलर भी पॉसिबिलिटीज विल बी एक्सप्लोर्ड फॉर दैट because we have to have carbon credit facilities also which will add to the society. उसके बाद उस विदरिंग के बाद उसमें प्रोसेस को हम बोलते हैं रोलिंग प्रोसेस। उसमें रोलिंग में रोलिंग टेबल्स हैं, चाय को ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि उनके टिश्यूज़ को रप्चर कर दिया जाता है। वो टिश्यू उसका भी एक डिपेंड करता है टाइमिंग, लीफ क्वालिटी के ऊपर। 1 से 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा के बीच में उसको डिफरेंट प्रेसेस में उसको क्रश किया जाता है। उसमें वो ट्विस्ट लेके लीफ का साइज छोटा हो जाता है। उसको हम फिर फर्मेंटेशन, जो प्रोसेस मैंने बताई, वो फर्मेंटेशन में रख देते हैं ट्रेज में। उसमें फर्मेंटेशन इन द सेंस कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो इसका जो रप्चर जो हुआ, जो जूस आया और जो रप्चर लीफ हुई है, उसमें रिएक्शन से फ्लेवर डेवलप करती है और उसको थियाफ्लेविन्स एंड थियाबुर्जिन्स बोलते हैं। उससे कप का कलर भी चेंज होता है और जो चाय आपको हरी जब दिख रही थी वो ब्राउन होने दिखती है। तो एक मैं अभी वो मिसकंसेप्शन भी आपको दूर करूँगा कि सब सोचते हैं कि हम लोग चाय हरे को काला या ब्राउन बनाने में कोई केमिकल हम ऐड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो चीज़ अपने आप डेवलप होती है। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो वो फ्लेवर कम हो जाएगा या उसमें पंजेंसी बढ़ जाएगी, कप फ्लैट होने लगेगा या कड़वा होगा। उसको हम लोग उसको अरेस्ट करते हैं बाय गिविंग हॉट एयर। उसको एक ड्रायर मशीन होती है, उस मशीन में हम उसको डालते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइम है, 20 से 25 मिनट के बीच में दौरान उसको सुखाया जाता है। सुखाने की वजह से जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना था उसको हम लोग अरेस्ट करके उसको छोड़ देते हैं ओवरनाइट। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको नेक्स्ट डे उसको साइज़ में ग्रेडिंग कर देते हैं। उसमें अलग अलग मेन 3 ग्रेड आते हैं। इसको बोलते हैं लीफ ग्रेड, जो लीफ जो साइज़ होता है, और एक उसका जो प्रोसेस करने में टूट जाता है उसको ब्रोकन्स बोलते हैं, और तीसरा फैनिंग्स जो पाउडर फॉर्म होता है बेसिकली जो आप देखते हैं टी बैग्स में। तो उसमें भी एक मिसकंसेप्शन है। मैं आप जनरल पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि ये न सोचें कि टी बैग्स में ख़राब चाय डाली जाती है। नहीं, ये चाय वही है जो लीफ बनाती है, सिर्फ क्योंकि कम वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है इसलिए वो उसका किक ज़्यादा देती है, या कब आपके टी बैग्स में वो आ जाता है एकोमोडेट करने के लिए, जो हम बोलते हैं 2.5 ग्राम और 5 ग्राम होना चाहिए, तो उसके लिए वो है। अदरवाइज़ ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ख़राब ग्रेड को टी बैग्स में डाला जाता है। जो बहुत लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो सबसे ख़राब वाला है। नहीं, पेरेंट मटेरियल इज सेम। ये मिथ मैंने सुना है, बोलते हैं कि जब आप सारी प्रोसेस कर देते हैं, नीचे जो चूरा बचता है टी का उसको बैग्स में डाल देते हैं। नहीं, वो गलत है।
वो भी वही है जो चूरा जो बना वो उसी पत्ती से बना है जिससे लीफ बना है, जिससे बीज का टुकड़ा ब्रोकन जिसको बोलते हैं वो थोड़ा बड़ा है, सिर्फ क्योंकि इसकी क्वांटिटी वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और लीफ कम ऑक्यूपाई करती है, तो लीफ थोड़ा कप कलर लाइट दिखता है। इसमें उसी वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो कप थोड़ा तगड़ा हो जाता है। और जो बेशक आप उसको पीजिए, उसमें आप दूध मिलाना चाहे अपने टेस्ट के लिए तो मिला सकते हैं, और चाय वही है बिल्कुल। ये आप मिथ, इसको मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक इस मिथ को अपने मन से निकालें कि बिकॉज इन द फास्ट लाइफ नाउअडेज टी बैग्स हैव बिकम ए नेसेसिटी। टाइम नहीं है आपके पास चाय ब्रू करके 5 मिनट वेट करें और टी सेरेमनी के हिसाब से चाय पिएं। अभी हम पिलाएंगे आपको उसी तरीके से ब्रू करके, आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्रू होती है। बट आप डिप किया और पी के चले गए या कप कैरी किया और पीते रहे, तो वो चीज़ के लिए ये टी बैग्स आए हैं और जब क्वालिटी सेम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये प्रोसेसिंग में, टी प्रोसेसिंग में एक बीच में स्टेप मैंने देखा था, कोल रोस्टिंग उसको होता है। कुछ लोगों ने बताया कि जो कोल रोस्टिंग जो करते हैं वो ग्रीन से ब्लैक में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फ्लेवर ऐड करने का काम करता है। नहीं, देखिए वो जो रोस्टिंग होती है उसके लिए जो ड्रायर हैं उसमें हम वो कोयला जो जलता है, वो कोयला का जला हुआ भाग और उसका धुआं वो सब बाहर चला जाता है। आईडी फैन हम उसमें लगे होते हैं, वो बिल्कुल चाय में। देखिए चाय के साथ एक प्रॉब्लम क्या है जो अगेन मिथ है, और हम आप सब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप चाय को कभी भी, कंटेनर उसका एयर टाइट होना चाहिए। चाय हैज़ गॉट ए वेरी हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इट कैचेज द मॉइस्चर वेरी फास्ट। तो अगर हमारा थोड़ा सा भी स्मोक उसमें आ जाए तो हमारी चाय बर्बाद हो जाती है। तो वी आर वेरी केयरफुल दैट स्मोक एंड एवरीथिंग, बट while burning that coal and the heat generated by that, we've got tubular structure in the stoves in such a way that the only hot air created by this temperature raised by this coal goes inside. So there is nothing added to that. Therefore I am saying the color changes because of the fermentation process, not because of the drying. The green becomes black or the brown फर्मेंटेशन ट्रे में आप दिखेगा आपको, या जब चाय आप पीते हैं उसका जो इन्फ्यूजन हम बोलते हैं, कब से आप बाहर निकालिए उस चाय को तो वो पत्ता ब्राउन दिखता है, ग्रीन नहीं रहता है। चाय ब्लैक हो गई लेकिन उसका जो इन्फ्यूज्ड लीफ है वो ब्राउन रहती है। उसको भी आप अगर लेंगे नोज लेंगे उसकी तो उसमें भी फ्लेवर मिलेगा। तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हुआ है, नथिंग टू डू विथ एनी केमिकल। तो जब हम इसको बना लेते हैं तो एक एवरेज 1 किलो का प्राइस दार्जिलिंग टी, अगर हम बाहर उसको बेच रहे हैं तो कितने की हम बेचते हैं लगभग एवरेज, और अगर इंडिया में है तो यहाँ पर कितने की बिकती है? देखिए चाय का जो अभी हम जो ग्रीन लीफ की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 किलो चाय से, ग्रीन लीफ से सिर्फ 250 ग्राम चाय बनती है। इतना वो कंप्रेस होता है, इतना उसका लॉस है। जो मॉइस्चर हमने हटाया वो वेट इतना कम हो जाता है। 1 किलो इज इक्विवेलेंट टू 2.2 ग्राम ऑफ दैट। उस चाय को जो 220 ग्राम बनी या 250 ग्राम बनी, उसका सिर्फ 50% वो जो लीफ बना, 40 to 50%, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू लेता है मार्केट में। ब्रोकन्स और ये जो फैनिंग्स जिसको हम बोलते हैं और जो टी बैग्स में जाती है, बैलेंस 40 to 60% उसके वैल्यू बहुत कम है। तो अगर आप दोनों को एवरेज आउट करें तो इसीलिए हम लोग आज उद्योग क्राइसिस में है, क्योंकि हमें वो अच्छा दाम उसमें भी नहीं मिल पा रहा है लीफ में, और साथ साथ में ये जो टी बैग्स में, क्योंकि टी बैग्स में दार्जिलिंग चाय जाए या कोई और उसमें कुछ और मिला रहा है, नोबडी नोज। तो उसमें हमें दोनों मिला के काफ़ी नुकसान अभी करना पड़ रहा है। लेकिन विश्व मार्केट में पहले तीनों ही जाते थे। ट्वाइनिंग्स का भी आप देखते हैं पैकेट्स होते हैं, सब जो फॉरेन कंपनीज हैं वहाँ पे भी टी बैग्स चलते हैं। तो वो उसमें जो जा रही है चाय और जो हिंदुस्तान में बिक रही है चाय सेम है। लेकिन चाय उद्योग का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है प्रोड्यूसर। जैसे हम लोग चाय बेचते हैं ऑक्शन से, एंड ऑक्शन, दिस इज ए डच ऑक्शन,
इसमें क्या बोलते हैं कि हमारी हर जगह पे आप जाइए, सब्जी कोई बेचता है या बोलता है कि मैं इस रेट से कम में नहीं बेचूंगा, मीन्स सेलर्स चॉइस, बट चाय इज ए बायर्स चॉइस। आप आ रहे हो, आप बोलते हो कि हम इस चाय का दाम 500 रुपया देंगे, आपको देना है दीजिए 500, नहीं तो मत दीजिए। तो आई एम फोर्स्ड टू सेल दैट टी इवन इफ इट इज़ 1000 रुपीज़ kg, I am forced to sell it at 500. If I will not sell it, I can't keep that in the factory. स्टॉक रखना मुश्किल होगा, मुझे वेयर हाउस में रखना पड़ता है। वेयर हाउस में जब मैं रखता हूँ तो उसके भी मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं, और चाय जितने ज़्यादा देर तक रहेगी उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, तो वो ख़राब होने से उसकी वैल्यू और घटेगी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोड्यूस जल्दी बिक जाए। तो उस जगह पे प्रोड्यूसर को दाम नहीं मिल पा रहा है, और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि विश्व बाज़ार में दाम क्या है, ये दाम मुझसे ज़्यादा वो बता सकेगा जो मिडिल मैन जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है या डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है। प्रोड्यूसर के पास अभी वी आर वेरी वेरी टाइट पोजीशन, आवर COP इज़ मोर देन द सेल प्राइस इन दार्जिलिंग गार्डन्स। तो अगर हम इसको डिजिटलाइजेशन का यूज़ करें एज ए प्रोड्यूसर, आप इसको वेबसाइट्स के थ्रू या कैसे डिजिटली बेचें, मिडिल मैन को हटा दें, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। बहुत कंपनी है, हम लोग ही कंपनी है। वी हैव स्टार्टेड गुडरिक के, आप देखिएगा सिंगल स्टेट हमारे पैकेट्स हैं, जिसको हम चाहते हैं कि और पॉपुलैरिटी मिले, बट कंपटीशन इज टफ इन डिजिटल मार्केट, सो द वन हु डज मोर एडवर्टीजमेंट ही टेक्स द केक। पर प्रोड्यूस का उनका बहुत सी कंपनियों के अपने खुद के गार्डन नहीं है, लेकिन वो बाहर से ख़रीदते हैं। तो चाय क्या ख़रीद रहे हैं, क्या ब्लेंड कर रहे हैं, ये पता नहीं है। तो उस जगह पे वो लोग अपना मार्जिन रखते हैं, और हम प्रोड्यूसर हमें मार्जिन की स्कोप बहुत कम है, क्योंकि वो हमारी चॉइस में नहीं है। तो अभी अगर ऑनलाइन कोई चाय लेना चाहे तो आपकी वेबसाइट से करके सब डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल, बहुत कंपनियों ने शुरू किया है टी गार्डन्स में। बहुत कंपनियां ऑनलाइन करती हैं और अच्छी सेल हो रही है, और अच्छे नाम भी हैं, उनमें अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। ये नहीं कि आई थिंक वो ज़्यादा मायने रखती है देन दोज हु आर सेलिंग इट इन लूज एंड वी आर नॉट श्योर कि व्हाट ही इज सेलिंग। व्हाट इज़ द एवरेज कंजम्पशन दार्जिलिंग में और नेशनली टी का? Yes, very good, valid question, and especially it's very encouraging for the we all planters, and I think most of the people feel that Darjeeling has got very less demand, but the figure which I have got, although I cannot call it official, but from my sources which I have got is almost it is 100 gram more than the national average for the tea, which comes to around 880 grams per capita against Darjeeling, as against 770 or 760 of the national average. अरे वाह! Yeah, so it's a very good sign for Darjeeling. That's why I'm very requesting everyone to drink Darjeeling and save Darjeeling. तो टी ये जो हम बिज़नेस है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है? कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और आगे कितना स्कोप है? देखिए, आई थिंक इफ़ यू रियली सी टू इट, आफ्टर रेलवेज एंड वेरियस अदर बिग सेक्टर, चाय भी एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें हम लोग वर्कर को काम देते हैं। और चाय एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोग वर्कर गार्डन में ही रहता है, और हमारा मैनेजमेंट का एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हाउस प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल फैसिलिटी देना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, ये सब हमारा एक दायित्व है। तो वो वर्कर गार्डन में रह के उसके घर से अगर 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं तो घर में एक अच्छा पैसा उनके पास आ जाता है। अभी ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे वर्कर में जो अवेयरनेस आई है, और जो आजकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बड़ा है, उसकी वजह से बहुत लड़के अच्छा पढ़ाई करके वो लोग बाहर काम कर रहे हैं दार्जिलिंग से जाके, अच्छी पोस्ट में हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में।
उसी में अगर हम जैसे टी टूरिज़म या इस तरीके की और एंसेलरी चीज़ें हम अगर गार्डन में करें तो मुझे लगता है कि कुछ शायद जो एक्सोडस, जो पलायन गार्डन से बच्चों का हो रहा है, वो नहीं होगा। उनको घर में रह के ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अदर देन टी मिल जाएंगी, तो वो भी एक इकोनॉमी चाय बागान में आएगी, गार्डन में आएगी, दार्जिलिंग में आएगी और खुशहाली लाएगी। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं वो अच्छी हैं, और इस तरीके से अगर आगे बढ़ें तो हम लोग दार्जिलिंग के भविष्य को एक अच्छा देख सकते हैं। अदरवाइज वेदर, मार्केट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से उद्योग को जो खतरा मंडरा रहा है उसको हमको दूर करना पड़ेगा। जो ये चीज़ें हैं उसमें। तो आपके हिसाब से जैसे कोई बच्चा MBA कर रहा है, हाँ, और कहीं और कर रहा है, दार्जिलिंग में नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे एक्सप्लोर? नहीं, अभी हाँ नहीं कर रहे हैं यार, हम लोग लोकल लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मैनेजमेंट कैडर में। बहुत से हमारे बच्चे मैनेजर कैडर में आ गए हैं जो गार्डन से ही आगे बढ़े। इनोवेशन का स्कोप है इधर? इनोवेशन इन द सेंस मैकेनाइजेशन हो रहा है, प्रूनिंग मशीन, प्लकिंग मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेइंग, ये सब हम कर रहे हैं जो वर्कर शॉर्टेज को दूर करने में काम आ रही है, क्योंकि बहुत से वर्कर हमारे गार्डन छोड़ के चले गए बाहर के देशों में, हिंदुस्तान में बाहर दूसरी जगह पे, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्योंकि स्पेशली चाय है जो दार्जिलिंग चाय जो मशीन से नहीं प्लग की जा सकती है, वो है अगर हाथ से ही प्लग की जाए तो उसका करैक्टर कुछ दूसरा ही रहता है। तो हम चाहते हैं कि वर्कर हमारे साथ रहें, उनको हम लोग अच्छी सुविधाएं दे सकें और चाय को अच्छे दाम मिलते रहें। फैक्ट्रीज़ में एक टेस्टर्स भी होते हैं शायद? हाँ, थोड़ा चाय मिलाया और टेस्ट, तो वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे जॉब लगी। और कईयों ने तो टेस्ट बड्स के इंश्योरेंस भी कराए होते हैं कि मेरा टेस्ट बड इंश्योरेंस है, उसको ख़राब हुआ तो मुझे पैसे मिलेंगे। ना, टी टेस्टर एक प्रोफेशन है जिसमें हमारे तो हम लोग इन हाउस, हम लोग ने जो ट्रेनिंग जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम लोग खुद अपने आप से करते हैं, हमारे जो स्टाफ है वो लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन एक ये टी टेस्टिंग भी एक प्रोफेशन है जो हमारी, जो हमने बताया ऑक्शन जो होता है देश के विभिन्न भागों में, चाहे जैसे यहाँ पर सिलीगुड़ी है या कोलकाता है, गुवाहाटी है, उन जगहों में ब्रोकर के थ्रू जो ऑक्शन होते हैं वो लोग टी टेस्टर को रिक्रूट करते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि यू शुड नो द टेस्टिंग, और टेस्टिंग इन द सेंस यू शुड हैव दैट quality in you where you can taste the good and bad. अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से अगर बात करें तो टी कंजम्पशन, जैसे आपने बताया वो चाइनीज़ पर्सन ने शुरू किया था, तो इंडिया में कब आया? वो ब्रिटिश के थ्रू आया या हम पहले से ही पी रहे थे चाय? में तो था, पर उसको चाय नाम से नहीं जाना जा रहा था, वो पी रहे थे। जैसे अभी भी हम लोग जो काढ़ा बोलते हैं या हम कुछ मिलाते हैं, वो चल रहा था। तो 200 साल पुराना तो है, उसमें उससे पहले भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज 200 साल में हुआ कि कमर्शियल स्केल में उसकी, जैसे हमने 10 साल पहले मैंने एक गार्डन है मागे सोप, उसका हमने 150 ईयर सेलिब्रेट किया था। 1864 का वो गार्डन है, उसमें अभी भी वो बुसेज हैं 160। तो 160 मीन्स इट डजंट मीन कि एक साल में वो गार्डन प्लांट हुआ। 30-40 साल उन लोगों को लगे हैं, क्योंकि उस फॉरेस्ट को क्लियर किया उन्होंने। तो चाय तो रही होगी पहले भी, लेकिन चाय को प्रमोट उन लोगों ने अपने यूरोप में ले जाने लगे और बोला कि ये भी है, और दार्जिलिंग में इसका को बनाया गया है, तो वो दार्जिलिंग नाम से पॉपुलर हो गई। तो हिस्टोरिकल वैल्यू है उसकी, बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू है। और हम चाहते हैं कि दार्जिलिंग, जो मैंने पहले भी बोला, हैंडीक्राफ्ट है, एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट। Government has to come forward. We should give our customer the best of the produce, the original produce, and definitely I am very hopeful that Darjeeling will bounce back and will live its the past glory, and people will look for Darjeeling tea. We have got in India now, we are selling a good amount of
Darjeeling, which was earlier it was not available because of the price. But now if we can afford the price, in India also we are getting it. तो दार्जिलिंग टी अगर आपको फैक्ट्री से लेनी तो बहुत ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं? दार्जिलिंग गार्डन से आपको बहुत अच्छे दामों पे और अच्छी चाय मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। बाहर की जो चाय बाहर के देशों से मिलाई जा रही है, GI टैग हैज़ टू बी मेड मोर स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी implemented there. Government should come forward with policies to help out the industry. They have got packages for all other industries. Why not this tea industry, which has got its name and fame world over? MSP का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या? MSP का देखिए, अभी एक सबसे बड़ा थ्रेट तो चाय के लिए बाहर की पत्ती का भी है, जो स्मॉल सेक्टर में आ रही है और दे आर टेकिंग मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूस। उनके लिए चाय बेचने के लिए टी बोर्ड बोलता है उनकी ग्रीन लीफ के लिए हमें MSP देना, मिनिमम बेंच प्राइस MBP देना पड़ेगा। लेकिन वही चाय को अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए सेल प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत समय ये होता है कि मिनिमम बेंच प्राइस इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस द टी एंड सेल इट एट द डिजायर्ड प्राइस टू मेक प्रॉफिट ऑन दैट। उसकी वजह से अगर सरकार को उनको भी स्मॉल ग्रोअर्स को भी बढ़ाना है और MBP उनके लिए रखना है तो चाय के लिए भी एक MSP हो। पर दार्जिलिंग में क्वालिटी के हिसाब से MSP होना पड़ेगा, क्योंकि एलिवेशन के हिसाब से वहाँ पर क्वालिटी भी चेंज होती है। तो ब्लाइंडली एक गार्डन जो 1800 या 2000 मीटर फीट में है और एक जो 6000 में या 5000 फीट में हाई एलिवेशन में, उसका यील्ड अलग है बिकॉज ऑफ द एलिवेशन, उसकी क्वालिटी लेवल अलग है। तो दार्जिलिंग के लिए क्वालिटी के हिसाब से MSP अगर हो तो सभी गार्डन में इसका फ़ायदा होगा। अभी जैसे आपने बोला बाहर से भी लीव्स आ रही हैं, थ्रेट है, तो अगर जो नॉर्मल कंज्यूमर है तो वैसे तो बहुत डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, बट अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है लीव्स लेके चाय पत्ती लेते समय और पैकेजिंग नहीं है उस पर, तो कोई ऐसा मापदंड है कि मैं ऑथेंटिक और डुप्लीकेट या जो भी है उसको? मुश्किल है, लेकिन अगर आप टी कनेश्योर हैं तो आप समझ सकते हैं। और अगर आप रेगुलर, मैं तो ये कहूँगा कि आप एक रेगुलर वेंडर से ही चाय लें अगर लूज ले रहे हैं, एंड ही विल हैव फेथ ऑन यू दैट यू आर ए रेगुलर कस्टमर, सो ही विल नॉट चीट यू। गुड ड्रिंक की तरह? गुड ड्रिंक की तरह, वी आर प्राउड ऑफ दैट। हाँ, मैं चाय पियो और मस्त जियो, दिस इज माई टैग वर्ड, एंड चाय पियो मस्त जियो। तो शूट के लिए थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा होस्ट किया, हमें बहुत मज़ा आया आउटडोर शूट में। वेलकम, एंड बहुत अच्छा आपके साथ लगा हमें, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो हमने वार्ता करी इसका कुछ फ़ायदा चाय उद्योग को मिले और सब लोग पहचाने और चाय पिएं। चाय पियो मस्त जियो।